हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कोई गलती हो तो जरूर बताइएगा गाइस, अगले बार से ना हो इसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 26 टच नहीं करना है। अब तक आपने देखा, मिताशा गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हुई और एक नज़र मीरा को देखते हुए दूसरी चेयर पर बैठ गई। रेहान मीरा को अपने पास वाली चेयर पर बैठा लेता है। एल उसे नाश्ता सर्व कर अपने हाथ से खिलाता है। एल साथ में खुद भी खा रहा था। दोनों को एक ही प्लेट से खाता देख और रेहान को मीरा को खिलाते देख सभी को बुरा लग रहा था। एल कंचन को तो आज मीरा की ड्रेस देखकर और बुरा लग रहा था। एल मीरा ने आज व्हाइट फ्रॉक पहनी थी एल, जिसमें बेबी पिंक कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स बाव थे एल, जो उसके गोरे रंग को और निखार रही थी। नाश्ता खत्म कर जैसे ही रेहान खड़ा होने लगता है एल, शीला बड़ी उदासी से कहती है, एल रेहान बेटा, अगर तुम आज इन सभी के साथ चले जाते तो तुम्हारी इस माँ का दिल को तसल्ली रहेगी कि उसका समझदार बेटा साथ में है। एल मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? एल तुम साथ होते तो कोई किसी की कोई चिंता नहीं रहती। एल एक बार मेरी बात के बारे में सोचो। एल तुम तो मेरे अच्छे और समझदार बेटे हो। एल अपनी माँ का हर कहना मानते हो। एल आज तक कभी मेरा दिल नहीं दुखाया है। एल शीला जी अपनी आंखों में बनावटी आंसू ले आती है एल, जिसे देखकर शायद रेहान का दिल पिघल जाए एल और वो सभी के साथ घूमने चला जाए, अपना आज का प्लान कैंसिल कर दे। रेहान शीला जी मक्खन भरी बातें सुनता है एल, तो उसे कल वाली उन दोनों माँ बेटी की बातें याद आ जाती है एल। वो मीरा को हाथ पकड़ खड़ा कर कहता है, एल सॉरी पर मैं अपनी मीरू बच्चा का दिल नहीं दुख सकता हूँ एल। सबसे ऊपर मेरे लिए ये है एल, मेरी मोम की आखिरी निशानी है एल, जिसे मुझे प्यार और सम्मान से रखना है एल। उतना कहकर वो मीरा के साथ बाहर चला जाता है। अब आगे कोठारी मेंशन। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे एल। किरण जी अपनी प्लेट में चम्मच ही घुमा रही थी एल। उनके दिमाग में तो तही चल रहा कि ऋषभ इतनी सारी आइसक्रीम क्यों लेकर आया है। केशव जी किरण जी को ऐसे देखते हैं एल, तो कहते हैं, एल क्या हुआ किरण, आज ब्रेकफास्ट नहीं करन क्या, जो खाने के बजाय सिर्फ स्पून घुमा रही हो? किरण स्पून घुमाते हुए ही कहती है, एल मैं तो बस सोच रही हूँ कि ऋषभ इतनी सारी आइसक्रीम मतलब हर फ्लेवर की आइसक्रीम के बॉक्स लाया है एल, वो भी अपनी ही होटल से एल। क्या घर में कोई पार्टी है एल, या होटल की आइसक्रीम की क्वालिटी और टेस्ट चेक करना है एल? अगर ऐसा है तो मैं चेक करके बता सकती हूँ एल, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ऋषभ तुम इतनी सारी आइसक्रीम क्यों लाए हो एल, मनन जी ने भी पूछा। वैसे तो ऋषभ के सामने ज्यादा कोई बोलता नहीं था एल, ऋषभ का गुस्सा बहुत तेज था एल, वो घर कम ही बोलता था। समीरा मिलन के कान में धीरे से कहती है, एल अब तो भाई को बोलना ही पड़ेगा एल, चुपचाप नाश्ता कर एल, भाई ने सुन लिया तो घर में तेरा बोलना बंद हो जाएगा एल, मिलन समीरा से कहता है। ऋषभ को पहले ही पता था एल की घर में उससे इतनी सारी आइसक्रीम देखकर जरूर पूछा जाएगा एल। वो अपनी दादी किरण जी की तरफ देखते हुए कहता है, एल आइसक्रीम लाने की वजह आपको समय आने पर पता चल जाएगी एल, पर उससे पहले किसी को भी आइसक्रीम को टच नहीं करना है एल, ये बात आप सब ध्यान रखें एल। इतना कहकर वो अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया एल। उसका असिस्टेंट और गार्ड्स पहले ही बाहर थे। ऋषभ के जाते ही समीरा अपनी दादी को कहती है, एल दादी भाई ने तो बिल्कुल मना कर दिया है एल, अब हम आइसक्रीम खा तो क्या चख भी नहीं सकते हैं। केशव जी किरण जी और समीरा दोनों देखते हुए कहते हैं, एल वो मना करके गया है एल, तो कोई भी आइसक्रीम के एक भी बॉक्स को हाथ नहीं लगाएगा। सभी को उनकी बात सही लगती है एल, सब ऋषभ का गुस्सा अच्छी तरह से जानते थे एल, तो कोई भी सोए हुए शेर को जगाना नहीं चाहता था। अब जान लेते हैं एल रेहान और मीरा के ननिहाल के बारे में। रेहान और मीरा का ननिहाल। नाना सात्विक ओबरॉय अपने समय के बड़े बिजनेसमैन थे एल, अब घर पर ही रहते हैं एल, ज्यादातर अपने रूम में रहते हैं एल, अपनी पत्नी और बेटी को याद करते हैं। बड़े मामा कविश ओबरॉय अपने पापा की ओबरॉय मिनरल्स कंपनी के सीईओ है एल, कम ही बोलते हैं एल, अपनी बहन यानी रेहान की मम्मी को बहुत प्यार करते थे एल, उनके जाने के बाद ये शांत ही रहते हैं एल, पिता से कम बोलते हैं एल। इन्होंने अपनी बहन की शादी कुणाल से करवाने से बहुत मना किया था एल, पर सात्विक जी नहीं माने एल। बड़ी मामी निक्की ओबरॉय ये अपनी फैमिली के हॉस्पिटल में सर्जन है एल, बहुत प्यारी है। बड़ा बेटा अबीर ओबरॉय खुद की टेक्सटाइल कंपनी के सीईओ है। छोटा बेटा नीरव ओबरॉय एमबीए फाइनल ईयर में है। बेटी नेत्र ओबरॉय एमबीबीएस कर रही है। छोटे मामा सत्य ओबरॉय माने हुए साइंटिस्ट है। छोटी मामी नेहल ओबरॉय कॉलेज में प्रोफेसर है। बेटा मेहुल ओबरॉय एमबीबीएस फाइनल ईयर में है। बेटी दिविता ओबरॉय बीबीए फाइनल ईयर में है। रेहान और मीरा अपने ननिहाल के लिए रवाना हो जाते हैं एल, पीछे घर में सबको हैरान परेशान छोड़कर। गगन कुणाल जी से कहता है, एल जीजू आप रेहान से ये तो पूछते कि वो मीरा को लेकर कहा गया है एल, उसने आपसे बिल्कुल कुछ नहीं कहा।
सब इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से एल ये तो ऐसे बहाव कर रही है एल जैसे इसकी शादी हो चुकी है रेहान से। एल कल ही इसे बोल दिया था कि रेहान से तेरी शादी तेरे फूफाजी कैसे भी करके करवा कर रहेंगे एल, पर अभी रेहान को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए एल, पर नहीं इसे इतनी शांति कहाँ एल बोलकर चला गया वो कि इससे शादी नहीं करेगा एल। गीता जी गुस्से में अपनी बेटी मिताशा को देखते हुए बोल रही थी। शीला जी को एकदम व्योम का ध्यान आता है एल, वो नहीं दिखता तो कहती है एल कंचन व्योम कहाँ गया है। मोम अभी आप जे सामने तो गया था एल, थोड़ी देर पहले एल अभी आज जाएगा एल कंचन शीला जी से कहती है। शीला जी चैन की सांस लेती है एल, उन्हें लगा था कि गीता ने जो भी कहा है एल व्योम ने भी सुन लिया है एल। शीला जी तीनों बच्चों से कहती है एल जाओ जाकर रेडी हो जाओ एल, व्योम भी आता ही होगा। उन तीनों के जाने जे बाद शीला गिरा से कहती है एल भाभी थोड़ा मिताशा को प्यार से समझाओ एल, ऐसी बेवकूफ़ी ना करे एल, हमें बहुत ध्यान रखकर पहले उन दोनों भाई बहन को अलग करना है एल, फिर हम जैसा कहेंगे रेहान वैसा ही करेगा एल, इसलिए मिता को थोड़े दिन रेहान से बात मत करने देना। कार में मीरा रेहान से कहती है एल भाई नानू और मामू हमें पहचानेंगे कि नहीं एल, कहीं उन्होंने हमें घर में ही नहीं आने दिया तो एल मुझे तो सबसे मिलना है। रेहान मीरा की बातें सुनकर कहता है एल मीरू बच्चा फालतू की बातें सोचकर अपने आप को परेशान मत करो एल, मैंने पहले नानू को कॉल करके बता दिया है एल कि हम आ रहे हैं एल, वो बहुत खुश है एल और आज सब घर पर ही है एल, छोटे मामा के कोई जरूरी काम था एल तो वो थोड़ी देर के लिए गए हैं एल, जल्दी घर आ जाएंगे। मीरा ये सुनकर बहुत खुश हो गई एल, आगे बोली भाई बाद में हम मिस्टर कोठारी के घर पर भी जाएंगे एल, आप उन्हें भी कॉल कर देना एल, मेरे पास नंबर नहीं है एल, उसे पता नहीं क्यों ऋषभ से मिलना अच्छा लग रहा था। 27 बस उनकी याद आ गई। शीला जी को एकदम व्योम का ध्यान आता है एल, वो नहीं दिखता तो कहती है एल कंचन व्योम कहाँ गया है। मोम अभी आप जे सामने तो गया था एल, थोड़ी देर पहले एल अभी आज जाएगा एल, कंचन शीला जी से कहती है। शीला जी चैन की सांस लेती है एल, उन्हें लगा था कि गीता ने जो भी कहा है एल व्योम ने भी सुन लिया है एल। शीला जी तीनों बच्चों से कहती है एल जाओ जाकर रेडी हो जाओ एल, व्योम भी आता ही होगा। उन तीनों के जाने जे बाद शीला गिरा से कहती है एल भाभी थोड़ा मिताशा को प्यार से समझाओ एल, ऐसी बेवकूफ़ी ना करे एल, हमें बहुत ध्यान रखकर पहले उन दोनों भाई बहन को अलग करना है एल, फिर हम जैसा कहेंगे रेहान वैसा ही करेगा एल, इसलिए मिता को थोड़े दिन रेहान से बात मत करने देना। कार में मीरा रेहान से कहती है एल भाई नानू और मामू हमें पहचानेंगे कि नहीं एल, कहीं उन्होंने हमें घर में ही नहीं आने दिया तो एल मुझे तो सबसे मिलना है। रेहान मीरा की बातें सुनकर कहता है एल मीरू बच्चा फालतू की बातें सोचकर अपने आप को परेशान मत करो एल, मैंने पहले नानू को कॉल करके बता दिया है एल कि हम आ रहे हैं एल, वो बहुत खुश है एल और आज सब घर पर ही है एल, छोटे मामा के कोई जरूरी काम था एल तो वो थोड़ी देर के लिए गए हैं एल, जल्दी घर आ जाएंगे। मीरा ये सुनकर बहुत खुश हो गई एल, आगे बोली भाई बाद में हम मिस्टर कोठारी के घर पर भी जाएंगे एल, आप उन्हें भी कॉल कर देना एल, मेरे पास नंबर नहीं है एल, उसे पता नहीं क्यों ऋषभ से मिलना अच्छा लग रहा था। अब आगे ओबरॉय मेंशन रेहान और मीरा का ननिहाल। आज सात्विक जी बहुत खुश थे एल और बाहर सभी जे साथ ब्रेकफास्ट करने आए थे एल, सभी को उन्हें आज इतना खुश देखकर अच्छा लग रहा था एल। कविश जी अपने डैड से कम बात करते थे एल, पर वो भी खुश थे एल, उन्हें इस तरह खुश देख कर एल। सात्विक जी कहते हैं एल बेटा निक्की और नेहल सारी तैयारियां हो गई है एल, उन्हें ये सब पसंद तो आएगा एल, हमने रेहान को तो फिर भी एक दो बार न्यूज में देख रखा है एल, बिल्कुल अपने डैड की कार्बन कॉपी लगता है एल, लेकिन हमारी नातिन उन्हें तो हमने अभी तक देखा ही नहीं किनके जैसी लगती है। डैड अभी थोड़ी देर से दोनों यहाँ आने वाले हैं एल, तब आप जी भर कर देख लीजिएगा एल, निक्की जी ने बड़े ही प्यार से समझाया। सात्विक जी ने नेत्रा नीरव और मेहुल दिविता से पूछा एल बेटा आज आपने कॉलेज की लीव हमारे कहने पर ली है एल, आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान आज हमारी वजह से हो रहा है एल, पर हम भी क्या करें एल, पहली बार इस घर के नाती और नातिन आ रहे हैं। सात्विक जी के चुप होते ही चारों बच्चे एक साथ बोले एल दादू आज सैटरडे है एल, आज हमारी क्लास नहीं होती है। बेटा नेहल आपने उन दोनों के रूम तो रेडी करवा दिए हैं एल, शायद को आज रात यहाँ रुक जाए। नेहल ने कहा एल जी डैड। एल कार में मीरा पिछली जिंदगी के बारे में ही सोच रही थी एल की उस जन्म में तो मैं अपने दादू और नानू से नहीं मिली एल, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूंगी एल, अपने मोम डैड के कातिलों को यूं नहीं छोड़ने वाली हूं एल, उन्हें सजा भी किश्तों में दूंगी एल, लेकिन उनकी सजा की किश्तों में ब्याज की रेट चौगुनी होगी एल। आज मेरे भाई को पता चलेगा नानू और मामा मामी कैसे होते हैं एल, कल उन लालची लोगों को मेरे भाई के नाना नानी कहा जा रहा था। ऐसे ही दोनों ओबरॉय मैंशन पहुंच जाते हैं एल, गार्ड्स को पहले ही इन्फॉर्म किया जा चुका था एल, वे जल्दी से गेट ओपन कर देते हैं एल, उनकी कार जब अंदर पोर्च में आकर रुकती है एल तो गार्ड कार का दूर ओपन करते हैं एल। रेहान और मीरा दोनों दूर पर खड़े थे एल, सारे घर वाले वहां थे एल, निक्की जी घर की बड़ी बहू होने के नाते दोनों की आरती करती है एल, दोनों को अंदर लिविंग हॉल में क्या आती है एल। रेहान और मीरा देखते हैं एल, पूरा घर डेकोरेट था एल, रेहान और मीरा किसी को पहचानते नहीं थे एल, रेहान केवल अपने नानू को जानता था एल, वो उनके पैर छू लेता है एल, मीरा भी रेहान
को देख उनके पैर छूती है। एल सात्विक जी उसे बीच में रोकनकार कहते हैं। एल बेटिया पैर नहीं छूती है। सात्विका जी और कविश जी तो बस मीरा को ही देख रहे थे। एल उन दोनों की आंखों में थोड़ी नामी थी एल जिसे मीरा ने देख ली थी। मीरा अभी केवल सात्विक जी को ही जानती थी। एल तो वो कहती है, एल लगता है नानू आप हमारे यहाँ आने से खुश नहीं है एल, इसलिए आप रोने लग गए हैं। एल हमने सही कहा ना भाई। एल मीरा की बात सुन सात्विक जी मीरा के सर पर हाथ फेर उसे अपने सीने से लगाकर कहते हैं, एल बच्चा आपको देखकर हद से ज्यादा खुशी हो रही है। एल आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। एल बस उनकी याद आ गई। सात्विक जी फिर सबसे रेहान और मीरा को मिलवाते हैं। एल वो सभी बदों के पैर छूते हैं पर मीरा को सब गले लगते हैं। एल कविश जी तो उसे अपने पास लेकर सोफे पर बैठ जाते हैं। एल आखिर वो उनकी प्यारी बहन की बेटी है एल और बिल्कुल उसके जैसे ही दिखती है। एल आज घर के सभी मेंबर उनको बहुत ज्यादा खुश देख रहे थे। 28 अपने डैड जैसा लगता है। ऐसे ही दोनों ओबरॉय मैंशन पहुंच जाते हैं। एल गार्ड्स को पहले ही इन्फॉर्म किया जा चुका था। एल वे जल्दी से गेट ओपन कर देते हैं। एल उनकी कार जब अंदर पोर्च में आकर रुकती है एल तो गार्ड कार का दूर ओपन करते हैं। एल रेहान और मीरा दोनों दूर पर खड़े थे। एल सारे घर वाले वहां थे। एल निक्की जी घर की बड़ी बहू होने के नाते दोनों की आरती करती है। एल दोनों को अंदर लिविंग हॉल में के आती है। एल रेहान और मीरा देखते हैं। एल पूरा घर डेकोरेट था। एल रेहान और मीरा किसी को पहचानते नहीं थे। एल रेहान केवल अपने नानू को जानता था। एल वो उनके पैर छू लेता है। एल मीरा भी रेहान को देख उनके पैर छूती है। एल सात्विक जी उसे बीच में रोकनकार कहते हैं। एल बेटिया पैर नहीं छूती है। सात्विका जी और कविश जी तो बस मीरा को ही देख रहे थे। एल उन दोनों की आंखों में थोड़ी नामी थी एल जिसे मीरा ने देख ली थी। मीरा अभी केवल सात्विक जी को ही जानती थी। एल तो वो कहती है, एल लगता है नानू आप हमारे यहाँ आने से खुश नहीं है एल, इसलिए आप रोने लग गए हैं। एल हमने सही कहा ना भाई। एल मीरा की बात सुन सात्विक जी मीरा के सर पर हाथ फेर उसे अपने सीने से लगाकर कहते हैं, एल बच्चा आपको देखकर हद से ज्यादा खुशी हो रही है। एल आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। एल बस उनकी याद आ गई। सात्विक जी फिर सबसे रेहान और मीरा को मिलवाते हैं। एल वो सभी बदों के पैर छूते हैं पर मीरा को सब गले लगते हैं। एल कविश जी तो उसे अपने पास लेकर सोफे पर बैठ जाते हैं। एल आखिर वो उनकी प्यारी बहन की बेटी है। एल और बिल्कुल उसके जैसे ही दिखती है। एल आज घर के सभी मेंबर उनको बहुत ज्यादा खुश देख रहे थे। अब आगे कविश जी खुशी खुशी निक्की जी से कहते हैं, एल अरे निक्की बच्चों के लिए कुछ खाने को लाओ। एल इनका मुंह भी मीठा करवाओ। एल पहली बार आए हैं, हम वही कर रहे थे। एल आपने तो अब बोला है। एल निक्की जी कविश जी से कहती है। रेहान भी वही सोफे पर बैठ जाता है। एल बाकी सब भी वही थे। एल मीरा कविश जी से कहती है। एल वो कुछ कहती उसके पहले ही रेहान का मोबाइल बजता है। एल रेहान नंबर देखकर एक्सक्यूज मी कहकर बाहर की साइड बात करने चला जाता है। एल मीरा की नजर रेहान पर थी। एल जिसे देख मेहुल कहता है, एल उसके साथ तो तुम इतने सालों से हो। एल हम भी तुम्हारे भाई हैं। एल अभी हमसे ही बात करो। एल रेहान भाई से बाद में बात कर लेना। दिव्यता और नेत्र भी साथ बोलते हैं। एल हाँ हम भी है। एल मीरा सभी को एक नजर देखती है। एल और प्यार से कहती है, एल हम भी आप सभी से मिलना चाहते थे। एल बात करना चाहते थे। एल तभी तो रेहान भाई को बोला कि नानू के घर ले चलो। एल फिर वो अपने नानू से कहती है कि उसे उसकी मोम की फोटोज देखनी है। सात्विक जी कविश जी की तरफ देखते हैं। एल कविश जी कहते हैं, मीरा बेटा अभी आप कुछ खा लीजिए। एल फिर देखते हैं। मीरा ओके बोले देती है। एल तब तक रेहान भी अंदर आ जाता है। एल मीरा पूछती है, भाई किसका कॉल था? मोम का कॉल था। एल पूछा कि कहाँ हो? एल रेहान ने मीरा से कहा। मीरा एकदम बोल देती है, एल भाई आपने उन्हें बताया तो नहीं कि हम नानू से मिलने नानू के घर आए हैं? सभी लोग मीरा की तरफ देखने लग जाते हैं। एल रेहान को पता था उसकी बहन कैसी है। एल तो वो कहता है, एल हमने घर पर किसी को नहीं बताया है कि हम यहाँ आए हैं। एल मैंने यही कहा है कि मैं मीरा को बाहर घूमने ले जा रहा हूँ। कोई कुछ नहीं कहता है। एल कविश जी मीरा को अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं। एल नेत्र और दिव्यता भी उनके पास आ जाती है। एल वो समझ जाते हैं। एल और उन दोनों को भी मिठाई खिलाते हैं। एल कविश जी तीनों बेटियों से घिरे हुए थे। सात्विक जी ये देख अपने मन में कहते हैं, एल बस आपकी कमी है बेटा। एल आप भी अपने भाई के पास ऐसे ही बैठती थी। एल आज वो कमी आपकी बेटी मीरा पूरी कर रही है। एल आपके जाने के बाद आज आपका भाई खुलकर मुस्कुरा रहा है। एल ये सोचते हुए उनकी आंखों में नमी आ जाती है। वो लग आपस में बातें कर ही रहे थे कि सत्य जी भी आप जरूरी काम जल्दी निपटा कर आ जाते हैं। एल वो कविश जी के पास बैठी हुई मीरा को देख सरप्राइज्ड हो जाते हैं। एल उन्हें लगता है उनकी बहन बैठी है। सात्विक जी मीरा कौन कहते हैं, एल बेटा ये आपके छोटे मामा भी आ गए हैं। एल मीरा और रेहान जाकर उनके पैर छूते हैं। एल वो भी उन दोनों को एक साथ गले लगा लेता है। सात्विक जी तो बस रह रहकर मीरा को ही देख रहे थे। एल ऐसे सब वहां बैठ गए और बातें करने लगे। इधर कंचन व्योम मिताशा और नीरज घूमने निकले थे। एल कंचन तो कैसे भी करके व्योम को अपना बनाना चाहती थी। एल और मीरा से दूर करना चाहती थी। एल कंचन के इस काम में हेल्प करने वाली उसकी कुटिल बहन मिताशा थी।
मिताशा कहती है वैसे व्योम आज रेहान भी हमारे साथ आना चाहता था एल, लेकिन मीरा ने आने ही नहीं दिया एल। रेहान ने कल रात को ही मुझे कहा था एल कि उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है और कुछ बात भी करनी है एल, पर सुबह जब वो रेडी हो गया हमारे साथ आने के लिए तब मीरा ने उससे झगड़ा कर लिया। उसको फिर रेहान अपने साथ बाहर ले गया एल। बेचारी कंचन ने कहा भी था एल कि हमारे साथ चल चले एल, रेहान का मन है मिताशा के साथ बाहर आने का एल, पर मीरा नहीं मानी एल। ऐसा कहकर वो वहीं पास खड़ी कंचन के पास चली गई। व्योम को मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था एल, वैसे भी कंचन की वजह से वो मीरा से आजकल कम ही बात करता था एल। व्योम जब भी घर आता तो मीरा से पहले कंचन उससे बात करने लग जाती थी एल। मीरा व्योम से बात करने की कोशिश भी करती तो कंचन व्योम अपनी ही बातों ने ऐसा उलझाकर रखती कि व्योम मीरा की बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। व्योम सोचता है एल जब मीरा से बात होगी तब वो इस बारे में जरूर बात करेगा एल, लेकिन बेचारे व्योम को पता नहीं कि अब मीरा खुद ही व्योम बात नहीं करेगी एल, और करेगी तो बस एक फॉर्मेलिटी के नाते बस। कंचन और मिताशा तो मीरा के खिलाफ व्योम को पूरी तरह भड़का दिया था। ओबरॉय मेंशन में सब बातें कर रहे थे तब मीरा बोल पड़ी एल नानू अब तो मोम के फोटोज बता दीजिए एल, हमारे पास तो एक ही फोटो है एल, पर आपके पास तो बहुत सारी होगी। अब सात्विक जी के पास कोई बहाना नहीं था एल। वो निक्की को पुरानी एल्बम के बारे में पूछते हैं एल। निक्की सर्वेंट को लाइब्रेरी में से लाने को बोलती है। रेहान भी अपनी मोम की पिक्स देखने के लिए एक्साइटेड था। तभी सर्वेंट 5-6 एल्बम्स लाकर टेबल पर रख देते हैं एल। मीरा जल्दी से एक एल्बम उठा लेती है एल। रेहान भी देखता है एल, दोनों साथ में ही देख रहे थे एल। अपनी मोम की फोटो देख दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं एल। वहां बैठे सभी लोग उन दोनों की मनोदशा समझ रहे थे एल। सत्य जी बोले ऐसे रोगे तो बाकी की एल्बम्स कब देखोगे एल, तुम्हारी मम्मा देखेगी तो क्या सोचेगी एल। सब एल्बम देखने लगते हैं। मीरा कहती है एल नानू मैं बिल्कुल मोम जैसी लगती हूँ एल, तो भाई किसके जैसे लगते हैं। सात्विक जी कह देते हैं रेहान बिल्कुल अपने डैड जैसा लगता है एल, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वे क्या बोल गए हैं। बाय च 29 च अन्य सिंह शेखावत। व्योम को मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था एल, वैसे भी कंचन की वजह से वो मीरा से आजकल कम ही बात करता था एल। व्योम जब भी घर आता तो मीरा से पहले कंचन उससे बात करने लग जाती थी एल। मीरा व्योम से बात करने की कोशिश भी करती तो कंचन व्योम अपनी ही बातों ने ऐसा उलझाकर रखती कि व्योम मीरा की बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। व्योम सोचता है एल जब मीरा से बात होगी तब वो इस बारे में जरूर बात करेगा एल, लेकिन बेचारे व्योम को पता नहीं कि अब मीरा खुद ही व्योम बात नहीं करेगी एल, और करेगी तो बस एक फॉर्मेलिटी के नाते बस। कंचन और मिताशा तो मीरा के खिलाफ व्योम को पूरी तरह भड़का दिया था। ओबरॉय मेंशन में सब बातें कर रहे थे तब मीरा बोल पड़ी एल नानू अब तो मोम के फोटोज बता दीजिए एल, हमारे पास तो एक ही फोटो है एल, पर आपके पास तो बहुत सारी होगी। अब सात्विक जी के पास कोई बहाना नहीं था एल। वो निक्की को पुरानी एल्बम के बारे में पूछते हैं एल। निक्की सर्वेंट को लाइब्रेरी में से लाने को बोलती है। रेहान भी अपनी मोम की पिक्स देखने के लिए एक्साइटेड था। तभी सर्वेंट 5-6 एल्बम्स लाकर टेबल पर रख देते हैं एल। मीरा जल्दी से एक एल्बम उठा लेती है एल। रेहान भी देखता है एल, दोनों साथ में ही देख रहे थे एल। अपनी मोम की फोटो देख दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं एल। वहां बैठे सभी लोग उन दोनों की मनोदशा समझ रहे थे एल। सत्य जी बोले ऐसे रोगे तो बाकी की एल्बम्स कब देखोगे एल, तुम्हारी मम्मा देखेगी तो क्या सोचेगी एल। सब एल्बम देखने लगते हैं। मीरा कहती है एल नानू मैं बिल्कुल मोम जैल लगती हूँ एल, तो भाई किसके जैसे लगते हैं। सात्विक जी कह देते हैं रेहान बिल्कुल अपने डैड जैसा लगता है एल, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वे क्या बोल गए हैं। अब आगे ये बात मीरा ने जानकर के कही थी एल। वो जानती थी कि कुणाल उसके पिता नहीं है एल, पर यह बात रेहान नहीं जानता था एल, और रेहान को इस बात का तनी सच का पता चले एल। मीरा यही चाहती थी एल, और साथ में उसे अपने रियल पिता की फोटो भी देखना था। मीरा सात्विक जी की बात सुनकर कहती है एल नानू आपने हमारे डैड को देख नहीं किया एल, भाई तो बिल्कुल भी डैड जैसे नहीं लगते हैं एल। रेहान भी शौक था कि उसके नानू ने कहा है कि वो उसके डैड जैसा लगता है एल, पर यह बात वो भी जानता था कि वो उसके दादा जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। मीरा को तो जैसे आज सच को बाहर ही लाना था एल, और वो इस और अग्रसर भी थी एल। वो सारी एल्बम को देखकर सोचती है एल इन सारी एल्बम में कोई तो ऐसी फोटो होगी एल जिसमें मोम डैड साथ हो एल। यही सोचकर वो जल्दी जल्दी सारी एल्बम देखने लगती है। सत्य जी मीरा को देखते हुए कहते हैं एल अरे बच्चा आराम से देखो एल, तुम भी यही हो और ये एल्बम्स भी यही है एल। बाकी सब हंसने लग जाते हैं। मीरा को एक एल्बम में आखिर जो उसे चाहिए था एल वो मिल ही जाता है एल। उसकी आंखों में चमक आ जाती है एल। जब वो फोटो देखती है एल तो उस फोटो में एक लड़का लड़की के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था एल। मीरा उस फोटो को देखते हुए कविश जी जो उसके पास बैठे थे उनसे कहती है एल मामू इस फोटो में मोम के साथ ये कौन है एल, इनकी शक्ल तो बिल्कुल रेहान भाई जैसी है। कविश जी जैसे ही वो फोटो देखते हैं एल उनके चेहरे पर असमंजस के भाव आ जाते हैं एल। वो सात्विक जी की तरफ देखते हैं एल। सात्विक जी आंखों से कुछ इशारा करते हैं एल, जिसे मीरा देख लेती है एल और कहती है नानू आप बड़े मामू को बताने से क्यों मना कर रहे हो एल।
सात्विक जी जज से कहते हैं एल अरे नहीं नहीं बच्चा, मैंने कविश को ऐसा कुछ नहीं कहा है। मीरा वो फोटो रेहान को दिखाते हुए कहती है एल देखो भाई, ये जो मोम के साथ है एल, आप बिल्कुल इनके जैसे दिखते हो एल, जैसे मैं मोम जैसी दिखती हूँ एल। रेहान भी गौर से उस फोटो को ही देख रहा होता है एल। वो सात्विक जी से पूछता है एल नानू, इस फोटो में मोम के साथ कौन है? सात्विक जी अब क्या जवाब देते एल, वो बोल देते हैं एल ये फोटो तुम्हारे मोम डैड की है। रेहान और मीरा ये सुनकर चौंक जाते हैं एल। हालांकि मीरा को पारा था कि कुणाल उसके पापा नहीं है एल, लेकिन वो ये सबको बता नहीं सकती थी। नानू पर हमारे डैड तो घर पर है एल, और आप बोल रहे हैं कि ये हमारे डैड है एल। रेहान भी सात्विक जी की तरफ देख रहा था एल की जैसे भी उनसे इसी बात का जवाब जानना चाहता है। सात्विक जी रेहान और मीरा की तरफ देखते हैं एल, बाद में बाकी सब की तरफ देखते हैं एल। आज बड़े और बच्चे सब वही बैठे थे। सात्विक जी अपनी आंखों में आई नमी को पोंछते हुए कहते हैं एल रेहान और मीरा, आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं एल, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एल, क्योंकि ये सच आपके मोम डैड के जीवन से जुड़ा है एल। फिर वो बताना शुरू करते हैं। रेहान, जब आप 3 साल के थे और मीरा 1 साल की, तब आपके डैड मिस्टर अन्य सिंह शेखावत की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी एल। आपके पापा और मोम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एल। अन्य के जाने के बाद आपकी मोम रेहाना बहुत शांत रहने लगी एल, वो अंदर ही अंदर टूट रही थी एल। आप दोनों भी बहुत छोटे थे एल। रेहाना का अकेलापन और आप दोनों को देखते हुए च सच आए। अब आगे सात्विक जी जज से कहते हैं एल अरे नहीं नहीं बच्चा, मैंने कविश को ऐसा कुछ नहीं कहा है। मीरा वो फोटो रेहान को दिखाते हुए कहती है एल देखो भाई, ये जो मोम के साथ है एल, आप बिल्कुल इनके जैसे दिखते हो एल, जैसे मैं मोम जैसी दिखती हूँ एल। रेहान भी गौर से उस फोटो को ही देख रहा होता है एल। वो सात्विक जी से पूछता है एल नानू, इस फोटो में मोम के साथ कौन है? सात्विक जी अब क्या जवाब देते एल, वो बोल देते हैं एल ये फोटो तुम्हारे मोम डैड की है। रेहान और मीरा ये सुनकर चौंक जाते हैं एल। हालांकि मीरा को पारा था कि कुणाल उसके पापा नहीं है एल, लेकिन वो ये सबको बता नहीं सकती थी। नानू पर हमारे डैड तो घर पर है एल, और आप बोल रहे हैं कि ये हमारे डैड है एल। रेहान भी सात्विक जी की तरफ देख रहा था एल की जैसे भी उनसे इसी बात का जवाब जानना चाहता है। सात्विक जी रेहान और मीरा की तरफ देखते हैं एल, बाद में बाकी सब की तरफ देखते हैं एल। आज बड़े और बच्चे सब वही बैठे थे। सात्विक जी अपनी आंखों में आई नमी को पोंछते हुए कहते हैं एल रेहान और मीरा, आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं एल, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एल, क्योंकि ये सच आपके मोम डैड के जीवन से जुड़ा है एल। फिर वो बताना शुरू करते हैं। रेहान, जब आप 3 साल के थे और मीरा 1 साल की, तब आपके डैड मिस्टर अन्य सिंह शेखावत की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी एल। आपके पापा और मोम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एल। अन्य के जाने के बाद आपकी मोम रेहाना बहुत शांत रहने लगी एल, वो अंदर ही अंदर टूट रही थी एल। आप दोनों भी बहुत छोटे थे एल। रेहाना का अकेलापन और आप दोनों को देखते हुए अब आगे रेहान बहुत ध्यान से सब सुन रहा था एल, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे एल। मीरा उसका हाथ पकड़कर बैठी थी। सात्विक जी आगे कहते हैं एल, मैं खुद अंदर ही अंदर मरता जा रहा था एल, अपनी लाडली बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं गई एल। मेरी ही कंपनी में कुणाल असिस्टेंट था एल, वो हमारे यहाँ लगभग 4 सालों से काम कर रहा था एल। उसका काम और बिहेवियर दोनों अच्छे थे एल। मेरे मन में रेहाना के लिए कुणाल का विचार आया एल। मैंने ये बात तुम्हारे दादाजी रेहान के दादाजी को बताया एल, उनसे भी रेहाना की ये हालत दिल्ली नहीं जा रही थी एल, उन्होंने भी अपना बेटा खोया था एल। रेहाना को वो अपनी बहू नहीं बेटी मानते थे एल। तुम्हारी दादी राजी नहीं थी एल, क्योंकि वो अपने पोते पोती को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी एल। आखिर वो उनके बेटे की आखिरी निशानी थे। रेहान के सर पर तो जैसे एक के बाद एक नए नए बॉम्ब फूट रहे थे एल। हाँ, उसे अपने ननिहाल के बारे में पता था एल, लेकिन ददिहाल ये तो अभी पता लगा एल को। अपने हाथ में अपने मोम डैड की फोटो लेकर ही बैठा था। सात्विक जी बार बार अपनी आंखों को पोंछ रहे थे एल। आगे कहते हैं एल, मैंने और तुम्हारे दादू ने जैसे तैसे तुम्हारी दादी को इस बात के लिए राजी कर लिया एल। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रेहाना को राजी करना एल, वो अन्य की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी एल। वाउंटा तो तुम दोनों में बिजी रहती या अन्य की फोटोज से बातें करती रहती थी एल। उसकी ऐसी हालत देख डॉक्टर्स ने उसके डिप्रेशन में जाने की संभावना बताई। फिर तुम दोनों के लिए पिता के पत्र की जरूरत और आगे की जिंदगी की प्रॉब्लम्स को बताते हुए तुम्हारी मोम को कुणाल से शादी करने के लिए रेडी कर दिया एल। पर उसने शर्त रखी कि वो सिर्फ अपने बच्चों के पिता के लिए शादी करेगी एल, बाकी उसके अन्य की जगह वो किसी को नहीं देगी। हमने कुणाल से पहले ही बात कर ली थी एल, वो राजी था एल, उसने रेहाना की शर्त भी मान ली एल। हमने उन दोनों की कोर्ट मैरिज करवाकर शिव जी के मंदिर में शादी करवा दी।
रिहाना को ये घर पसंद था एल, तो ऐसी ही डिजाइन का अलग विला बनवा दिया एल। कुछ महीने तो सब ठीक चला एल, कभी हम रिहाना और तुम दोनों से मिलने चले आते थे एल, तो कभी वो तुम दोनों को लेकर आ जाती थी एल। कुणाल भी आ जाता था एल। अन्य के साथ रिहाना भी बिजनेस करती थी एल, तो मैंने और तुम्हारे दोनों मामा ने हमारी सबसे बड़ी कंपनी रिहाना के नाम कर दी एल। कुणाल और वो दोनों मिलकर संभालने लगे एल। सब कुछ अच्छा चल रहा था एल। रिहाना अपनी शर्त पर कायम थी एल। कुणाल और उसके बीच में सिर्फ दुनिया की नजर में पति पत्नी का रिश्ता था एल। विला में कुणाल और उसका रूम अलग था एल, वो आप दोनों के साथ रूम में रहती थी। लेकिन जो सब अच्छा चल रहा था एल और कुणाल का अच्छा बिहेवियर, वो सब हमारी और रेहाना की आंखों का धोखा था। एक दिन कुणाल विला में एक औरत को लाया एल, जिसके साथ एक बच्ची भी थी एल। उस बच्ची की उम्र लगभग मीरा के बराबर थी एल। उसने रेहाना से कहा कि ये उसकी दूर की रिश्तेदार है एल, इसके पिताजी की डेथ हो गई है एल, और कुणाल जे सिवा उसका कोई रिश्तेदार नहीं है एल, इसलिए वो उसे यहाँ ले आए हैं एल। मेरी रेहाना बहुत सीधी थी एल, उसने कहा कोई बात नहीं, आप इन्हें यही रहने दो। सभी लोग जिन्हें रेहान और मीरा जे बारे में पता नहीं था एल, वो गौर से सात्विक जी जो बता रहे थे वो सुन रहे थे एल, और मीरा तो अपनी मम्मा को इमेजिन कर रही थी एल। रेहान वो तो बस चुपचाप बैठा सुन रहा था एल, जिसे देखकर लग रहा था एल कि ये सच सुनना उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। सात्विक जी आगे कहते हैं एल, वो औरत और कोई नहीं शीला और वो छोटी लड़की कंचन थी एल। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा एल। मीरा के लिए एक्सपेंसिव टॉयज जो उसके मामू दादू और चाचू लाते थे एल, वो सब टॉयज कंचन ले लेती थी एल। मीरा रोती तो कुणाल डांट देता था एल। अब रेहाना ने यहाँ आना कम कर दिया एल। जब हम उससे और तुमसे मिलने आए तब वो अपने रूम में सो रही थी एल। रूम में जाकर देखा तो पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है एल। तुम दोनों उसके आसपास खेल रहे थे एल, वथीदी देर हम वही रहे, तुम दोनों को खाना खिलाया। जब रेहाना जागी तो हमने उससे कहा आए डॉक्टर के पास चलते हैं एल, पर उसने मना कर दिया एल। यही कहा कि डैड कभी कभी हो जाता है एल। हमने उससे पूछा भी कि आजकल वो घर क्यों नहीं आती है एल, तब उसने इतना ही कहा कि कंपनी में वर्कलोड ज्यादा है एल। ऐसे ही थोड़ी देर बात करके हम वहां से आ गए एल। उस दिन ही हमने वहां कंचन और शीला को देखा एल, जिसके बारे में पूछने पर रेहाना को जो कुणाल ने बताया था वही उसने हमें बता दिया। उस दिन रेहाना की बात मानकर उसे डॉक्टर को ना दिखाना और कंचन और शीला से कुणाल के रिश्ते पर यकीन करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी एल। बिजनेस में हमें कोई हरा नहीं सका, लेकिन अपनी बेटी के लिए जिस पर भरोसा किया उसने हमें ऐसी चोट दी जिसका दर्द मरते दम तक रहेगा एल। हमने उस राक्षस पर भरोसा करके हमारी फुलसी बच्ची और हमारे प्यारे बच्चों को उसे सौंप दिया एल। तुम्हारे बड़े मामू ने बहुत मना किया था पर हम नहीं माने एल, ये कहकर वो रोने लगते हैं। रेहान को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था एल। वो अपने मन में कहता है एल, कुणाल दुबे अभी तक तो मुझे पूरा सच नहीं पता चला है एल, उसमें ही मुझे लग रहा है एल तुम्हारा भी हाल करूँ कि तुम्हारी साथ पुश्ते याद रखे एल। अब तुम्हारा आगे क्या हाल होने वाला है एल, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा एल, पर मुझे पूरा अंदाजा है कि तुम्हारे साथ कब और कैसे क्या करना है। च3 एल च सचील। अब आगे सात्विक जी आगे कहते हैं एल, वो औरत और कोई नहीं शीला और वो छोटी लड़की कंचन थी एल। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा एल। मीरा के लिए एक्सपेंसिव टॉयज जो उसके मामू दादू और चाचू लाते थे एल, वो सब टॉयज कंचन ले लेती थी एल। मीरा रोती तो कुणाल डांट देता था एल। अब रेहाना ने यहाँ आना कम कर दिया एल। जब हम उससे और तुमसे मिलने आए तब वो अपने रूम में सो रही थी एल। रूम में जाकर देखा तो पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है एल। तुम दोनों उसके आसपास खेल रहे थे एल, वथीदी देर हम वही रहे, तुम दोनों को खाना खिलाया। जब रेहाना जागी तो हमने उससे कहा आए डॉक्टर के पास चलते हैं एल, पर उसने मना कर दिया एल। यही कहा कि डैड कभी कभी हो जाता है एल। हमने उससे पूछा भी कि आजकल वो घर क्यों नहीं आती है एल, तब उसने इतना ही कहा कि कंपनी में वर्कलोड ज्यादा है एल। ऐसे ही थोड़ी देर बात करके हम वहां से आ गए एल। उस दिन ही हमने वहां कंचन और शीला को देखा एल, जिसके बारे में पूछने पर रेहाना को जो कुणाल ने बताया था वही उसने हमें बता दिया। उस दिन रेहाना की बात मानकर उसे डॉक्टर को ना दिखाना और कंचन और शीला से कुणाल के रिश्ते पर यकीन करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी एल। बिजनेस में हमें कोई हरा नहीं सका, लेकिन अपनी बेटी के लिए जिस पर भरोसा किया उसने हमें ऐसी चोट दी जिसका दर्द मरते दम तक रहेगा एल। हमने उस राक्षस पर भरोसा करके हमारी फुलसी बच्ची और हमारे प्यारे बच्चों को उसे सौंप दिया एल। तुम्हारे बड़े मामू ने बहुत मना किया था पर हम नहीं माने एल, ये कहकर वो रोने लगते हैं। रेहान को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था एल। वो अपने मन में कहता है एल, कुणाल दुबे अभी तक तो मुझे पूरा सच नहीं पता चला है एल, उसमें ही मुझे लग रहा है एल तुम्हारा भी हाल करूँ कि तुम्हारी साथ पुश्ते याद रखे एल। अब तुम्हारा आगे क्या हाल होने वाला है एल, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा एल, पर मुझे पूरा अंदाजा है कि तुम्हारे साथ कब और कैसे क्या करना है। अब आगे
सत्य जी जो वही थे एल सात्विक जी को पानी पिलाते हैं एल जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं एल रेहान और मीरा को देखते हुए आगे कहते हैं एल कुछ दिनों बाद रेहाना की तबीयत ठीक हो गई एल वो वापस कंपनी जाने लगी एल लेकिन कुणाल अब ज्यादा शीला के साथ ही रहता था एल कभी उसे मार्केट ले जाना एल तो कभी उन दोनों माँ बेटी को घूमने जाना होता था एल वो दोनों हर वक्त कुणाल के साथ ही रहती थी एल रेहान छोटा था एल पर समझदारी में अपने डैड पर गया था एल पर मीरा बहुत छोटी और जिद्दी थी एल वो भी उनके साथ जाने की जिद करती तो कंचन उसे डॉट कर बैठा देती थी एल धीरे धीरे ये बातें रेहाना को मालूम होने लगी एल उसका अपने बिजनेस पर पूरा एकाधिकार था एल उसने उस वक्त कुणाल का रवैया देखकर और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो प्रॉपर्टी मैंने उसके नाम की थी एल वो उसने सारी मीरा के नाम कर दी एल और साथ में ये भी पॉइंट उसमें डाला कि कुणाल दुबे का इस प्रॉपर्टी कंपनी घर में कोई हिस्सा नहीं है एल इन सब की अकेली मालिक मीरा है एल और जब वो 25 साल की होगी तब उसे ये पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी एल तब तक कुणाल इसे सिर्फ संभल सकता है एल कोई भी डिसीजन या प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार उसके पास नहीं है एल रेहाना ने लॉयर को इस बात को गुप्त रखने को कहा एल साथ में ते भी कहा कि मीरा जब 25 साल की हो जाए तब जाकर उसकी विल बताए एल कहीं ना कहीं मेरी बेटी को उस राक्षस के इरादे समझ आ रहे थे एल कुणाल आज दिन तक ये पता नहीं लगा पाया कि वो लॉयर कौन है एल उसने कोशिश तो बहुत की लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली एल रेहान तुम ये मत सोचना कि रेहाना ने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा क्यों नहीं दिया एल क्योंकि तुम्हारे पापा अन्य के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे दादू ने तुम्हारे नाम कर दी है ये बात भी शायद कुणाल को पता नहीं है एल अगर पता भी है तो वो कोशिश करेगा कि कैसे भी करके तुम वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो एल और उसके इस काम में साथ देगी वो दोनों माँ बेटी एल जो मेरी लाडली बेटी को खा गई एल तुम दोनों को अनाथ उसी भी बनाया है हमने तो अपनी बेटी के आखिरी वक्त में अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा एल उस नालायक ने हमें ये मौका ही नहीं दिया मीरा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है एल क्यों नानू क्या उन्होंने आपको मोम से मिलने नहीं दिया रेहान रोटी हुई मीरा को अपने सीने से लगाकर उसके सर पर हाथ फेर उसे चुप करता है एल आंसू तो उसके भी आ रहे थे एल इतने दिन जिसे पिता समझता था एल वो तो रक्षक की जगह भक्षक निकला एल वो बहरूपिया जो इतने सालों से उनके बाप होने का स्वांग रच रहा था एल आज सही मायनों में वो दोनों भाई बहन अनाथ हो गए थे एल रेहान आज पूरी तरह टूट गया था एल अब उसे समझ आ रहा था एल कि वो कुणाल और शीला क्यों मीरा को हमेशा डांटते थे एल वही उसे प्यार से बात करते थे एल वो उसके सीने से लगी अपनी मासूम बहन को देखकर और दुखी हो जाता है एल उसे कुणाल पर इतना गुस्सा आ रहा था एल पर वो सोचता है दुश्मन को एकदम खत्म करने में वो मजा नहीं जो धीरे धीरे तड़पाने में है सात्विक जी अब अंदर से बहुत दुखी हो चुके थे एल ये सब कहकर वो उन पुरानी यादों में पहुंच चुके थे जो उन्हें तड़पा रही थी एल उनकी अब बोलने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी एल जिसे देख कविश जी कहते हैं एल कुणाल और रेहाना की शादी को 8 महीने हो गए थे एल एक दिन रात को रेहाना का मुझे कॉल आता है एल वो कहती है भाई मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मीरा के नाम कर दी है एल भाई मुझे कुणाल के इरादे सही नहीं लग रहे हैं एल मैं अभी पक्का नहीं कह सकती हूँ एल हो सकता है एल मेरे मन का वहम हो एल पर मुझे लगा कि मैं प्रॉपर्टी मीरा के नाम कर दूं एल रेहान के नाम पर तो अन्य की प्रॉपर्टी है कविश जी आगे कहते हैं एल रेहा बच्चा आप बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ एल हमें कुछ सही नहीं लग रहा है एल तो उसने कहा भाई मैं अभी जरूरी मीटिंग से चेन्नई जा रही हूँ एल वहां से आते ही बच्चों को लेकर आपके पास आऊंगी एल उसके आगे कविश जी कुछ कहने से पहले फक्कर रो पड़े एल कुछ देर रुक कर बोलते हैं एल वो मेरी लाडली से मेरी आखिरी बात थी एल उसके बाद ना तो वो आए और ना ही उसका कोई कॉल आया एल सब एकदम शांत थे बस अभी उस हॉल में आवाजें आ रही थी बस सिसकने और हिचकियों की मीरा की रोते रोते हिचकियां बंद जाती है एल रेहान का पूरा शर्ट उसके आंसुओं से गीला हो रहा था एल वो अपनी लाडली को बस अपने सीने से लगाए खुद भी रो रहा था रेहान बहुत ही धीमी आवाज में पूछता है एल मामू ऐसा क्या हुआ था एल जो ना तो मोम आए और ना ही उन्होंने कोई कॉल किया एल रेहान का इतना पूछने में ही गला भर आया ऐसा क्या हुआ होगा एल जो रेहाना ने कविश जी को कॉल नहीं किया और ना ही वो उनके यहाँ आए एल जबकि उसने कहा था कि वो बच्चों को लेकर आएगी बाय 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 32 सचिल एल उसे कुणाल पर इतना गुस्सा आ रहा था एल पर वो सोचता है दुश्मन को एकदम खत्म करने में वो मजा नहीं जो धीरे धीरे तड़पाने में है सात्विक जी अब अंदर से बहुत दुखी हो चुके थे एल ये सब कहकर वो उन पुरानी यादों में पहुंच चुके थे जो उन्हें तड़पा रही थी एल उनकी अब बोलने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी एल जिसे देख कविश जी कहते हैं एल कुणाल और रेहाना की शादी को 8 महीने हो गए थे एल एक दिन रात को रेहाना का मुझे कॉल आता है एल वो कहती है भाई मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मीरा के नाम कर दी है एल भाई मुझे कुणाल के इरादे सही नहीं लग रहे हैं एल मैं अभी पक्का नहीं कह सकती हूँ एल हो सकता है एल मेरे मन का वहम हो एल पर मुझे लगा कि मैं प्रॉपर्टी मीरा के नाम कर दूं एल रेहान के नाम पर तो अन्य की प्रॉपर्टी है
कविश जी आगे कहते हैं एल रेहा बच्चा आप बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ एल हमें कुछ सही नहीं लग रहा है एल तो उसने कहा भाई मैं अभी जरूरी मीटिंग से चेन्नई जा रही हूँ एल वहां से आते ही बच्चों को लेकर आपके पास आऊंगी एल उसके आगे कविश जी कुछ कहने से पहले फक कर रो पड़े एल कुछ देर रुक कर बोलते हैं एल वो मेरी लाडली से मेरी आखिरी बात थी एल उसके बाद ना तो वो आए और ना ही उसका कोई कॉल आया एल सब एकदम शांत थे बस अभी उस हॉल में आवाजें आ रही थी बस सिसकने और हिचकियों की। मीरा की रोते रोते हिचकियां बंद जाती है एल रेहान का पूरा शर्ट उसके आंसुओं से गीला हो रहा था एल वो अपनी लाडली को बस अपने सीने से लगाए खुद भी रो रहा था। रेहान बहुत ही धीमी आवाज में पूछता है एल मामू ऐसा क्या हुआ था एल जो ना तो मोम आए और ना ही उन्होंने कोई कॉल किया एल रेहान का इतना पूछने में ही गला भर आया। अब आगे कविश जी आगे कहते हैं एल रेहाना ने कॉल पर कहा था कि वो चेन्नई से आकर यहाँ आएगी एल हमने सोचा जब वो वहां से आएगी तब तहाँ आ जाएगी एल पहले भी मीटिंग में वो आउट ऑफ सिटी जाती थी एल लेकिन अगले दिन शाम को मेरे फोन पर कुणाल का कॉल आता है एल और वो कहता है एल कि रेहाना सुबह चेन्नई मीटिंग के लिए जिस कार से एयरपोर्ट जा रही थी एल वो कार खाई में गिर गई एल रेहाना का कुछ पता नहीं है एल वहां से उस वक्त आते जाते हुए जिन लोगों ने वो एक्सीडेंट देखा एल उनका कहना है कि कार के नीचे गिरने पर उसमें तेज विस्फोट होकर आग लग गई एल ड्राइवर और रेहाना की मौके पर ही जलकर मौत हो गई एल पुलिस ने बहुत छानबीन की लेकिन कुछ नहीं मिला। कविश जी ने गुस्सा करते हुए कुणाल से कहा एल तुम ये बात अब हमें बता रहे हो एल और कुछ तो बचा होगा मेरी बहन के शरीर का। कुणाल ने रोते हुए बस यही कहा कि पुलिस को बस जली हुई कार मिली एल बाकी कुछ नहीं मिला एल उनका यही कहना है एल वो शायद कार के बाहर गिर गई और यहाँ जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया हो एल हम हमारी टीम को लेकर वहां गए एल पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था एल हम हमारी लाडली को आखिरी बार भी नहीं देख सके। हम अगले दिन रेहाना के विला पहुंचे एल जहां रेहान की आत्मा की शांति के लिए बैठक रखी गई थी एल तुम दोनों अंदर रूम में थे एल मैंने और पापा और तुम्हारे दादू ने तुम दोनों को हमारे साथ भेजने के लिए कहा एल पर कैनल ने ये कहकर मना कर दिया कि अब वो उनका लीगली फादर है एल हमने कोर्ट में भी केस किया तब तक उसने शीला से शादी कर ली एल और हम कुछ नहीं कर सके एल इतना कहकर वो रोने लगे एल रेहाना उनकी लाडली उनकी जान थी एल रेहाना जितना सात्विक से जिद नहीं करती उससे ज्यादा जिद भी कविश जी से करती थी एल कविश जी उसकी हर जिद भी पूरी करते थे। रेहान कहता है एल इसका मतलब आज दिन तक जो भी उस आदमी ने कहा वो सब झूठ था एल और मोम का एक्सीडेंट भी साजिश थी एल ये सब उन कुणाल और शीला का प्री प्लान्ड था एल वो लोग मोम को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे एल और मोम को भी उन पर डाउट हो गया था इसलिए मोम ने अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी मीरू के नाम कर दिए। सत्य कहता है एल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा एल रेहाना से शादी फिर शीला को घर लाना सब कुछ प्री प्लान था। कोई बात नहीं अब उनके साथ बुरा होगा एल वो मेरा प्री प्लान एंड होगा एल धीरे धीरे उसको उसकी औकात ना बताए तो मेरा नाम रेहान नहीं एल रेहान ने ये बार बहुत ही गुस्से में कही। निक्की जी और नेहल उठकर किचन में जाती है और सबके लिए शरबत बनाकर ले आती है एल फिर रेहान और मीरा के पास जाकर प्यार से कहती है एल मैं भी तो तुम्हारी माँ के बराबर हूँ एल और एक माँ को उसके बच्चे ऐसे उदास नहीं मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं एल इतना कहकर दोनों को एक साथ अपने गले लगा लेती है एल आज पहली बार उन दोनों को अपनेपन का ऐसा स्पर्श महसूस हुआ एल ये उनकी जिंदगी में बड़े होने के बाद पहली बार था एल उन दोनों ने भी मिकी जी को पकड़ लिया। सत्य जी कहते हैं एल अब लंच भी करना है एल या यही बैठे रहना है। 33 बहुत टाइम पंचुअल है। हम अगले दिन रेहाना के विला पहुंचे एल जहां रेहान की आत्मा की शांति के लिए बैठक रखी गई थी एल तुम दोनों अंदर रूम में थे एल मैंने और पापा और तुम्हारे दादू ने तुम दोनों को हमारे साथ भेजने के लिए कहा एल पर कैनल ने ये कहकर मना कर दिया कि अब वो उनका लीगली फादर है एल हमने कोर्ट में भी केस किया तब तक उसने शीला से शादी कर ली एल और हम कुछ नहीं कर सके एल इतना कहकर वो रोने लगे एल रेहाना उनकी लाडली उनकी जान थी एल रेहाना जितना सात्विक से जिद नहीं करती उससे ज्यादा जिद भी कविश जी से करती थी एल कविश जी उसकी हर जिद भी पूरी करते थे। रेहान कहता है एल इसका मतलब आज दिन तक जो भी उस आदमी ने कहा वो सब झूठ था एल और मोम का एक्सीडेंट भी साजिश थी एल ये सब उन कुणाल और शीला का प्री प्लान्ड था एल वो लोग मोम को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे एल और मोम को भी उन पर डाउट हो गया था इसलिए मोम ने अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी मीरू के नाम कर दिए। सत्य कहता है एल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा एल रेहाना से शादी फिर शीला को घर लाना सब कुछ प्री प्लान था। कोई बात नहीं अब उनके साथ बुरा होगा एल वो मेरा प्री प्लान एंड होगा एल धीरे धीरे उसको उसकी औकात ना बताए तो मेरा नाम रेहान नहीं एल रेहान ने ये बार बहुत ही गुस्से में कही। निक्की जी और नेहल उठकर किचन में जाती है और सबके लिए शरबत बनाकर ले आती है एल फिर रेहान और मीरा के पास जाकर प्यार से कहती है एल मैं भी तो तुम्हारी माँ के बराबर हूँ एल और एक माँ को उसके बच्चे ऐसे उदास नहीं मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं एल इतना कहकर दोनों को एक साथ अपने गले लगा लेती है एल आज पहली बार उन दोनों को अपनेपन का ऐसा स्पर्श महसूस हुआ एल ये उनकी जिंदगी में बड़े होने के बाद पहली बार था एल उन दोनों ने भी मिकी जी को पकड़ लिया। सत्य जी कहते हैं एल अब लंच भी करना है एल या यही बैठे रहना है। अब आगे
मूड तो किसी का अच्छा नहीं था एल, पर सारे बच्चे इस वक्त घर पर थे एल, और उनकी लाडली रिहाना की निशानियां पहली बार उनके घर आई थी एल, तो उन्हें प्यार देने में वो कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। मीरा जो सब जानती थी एल, पर सब कैसे हुआ ये आज पता चला एल, पर वो अपने भाई को ज्यादा सैद नहीं देख सकती थी एल, वो जानती थी एल इतने दिन जो उसने एक सीधी सादी लड़की होने का नाटक किया वी नाटक आज खत्म हो गया एल, क्योंकि जब उसके भाई को सच पता नहीं था एल, तो वो वहां उन लोगों के ज्यादा खिलाफ नहीं हो सकती थी, स्पेशली कुणाल के एल। रेहान को तो यही पता था कि कुणाल ही उसका असली पिता है एल, तब अगर वो ज्यादा ड्रामा करती तो शायद रेहान ही उसके खिलाफ हो जाता और उसे अपने ननिहाल नहीं लाता। पर अब सब कुछ मीरा की सोच के अकॉर्डिंग ही हो रहा था एल, तो अब वो आराम से उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और देगी भी। कुछ सोचकर वो रेहान से कहती है एल भाई जो हो गया वो हम बदल नहीं सकते हैं एल, लेकिन जो होने वाला है उसे बदलना तो हमारे हाथ में है एल। दूसरा जिन्होंने हम दोनों को अनाथ बना दिया उनसे बदला भी तो लेना है एल, तो अब सैद मत रहिए एल, मोम डैड आपको ऐसे सैद देखेंगे तो वो भी सैद हो जाएंगे एल, आप सैद नहीं हो इसलिए तो आपके लिए प्यारी सी बहन छोड़कर गए हैं। रेहान उसकी ऐसी बात सुनकर मुस्कुराता है एल, उसे अब सिर्फ अपनी इस प्यारी बहन के लिए जीना है और इसे दुश्मनों के नापाक इरादों से भी बचाना है। रेहान कहत है एल चलो बच्चा लंच कर लेते हैं एल, उन लोगों को फिर उनका लंच डिनर सब भुलाना भी तो है एल। बाकी सब जब ये सुनते हैं तो हंसने लग जाते हैं एल, सभी हंसते मुस्कुराते लंच करते हैं। लंच के बाद सभी बच्चे रेहान और मीरा को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं एल, जो स्पेशली बच्चों के लिए ही बनवाया गया था एल, जहां कई तरह गेम्स होम थिएटर लाइब्रेरी सब कुछ था। अबीर और रेहान दोनों बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं एल, उन दोनों को अपनी बातों में मशगूल देख सब नामे सर हिला देते हैं एल, बाकी सब कुछ ना कुछ गेम खेलने लग जाते हैं एल। सभी बच्चों को मीरा और रेहान का नेचर बहुत अच्छा लगा एल, और जो कुछ उनके मोम डैड के साथ हुआ उसके लिए बहुत बुरा लगा एल, हालांकि गुस्सा उनके मन में भी था एल। रेहाना उनकी एक लौती भुआ थी एल, जिसे वो देख भी ना पाए एल, पर अभी उस बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद मीरा रेहान के पास आती है एल और कहती है भाई आप एक बात भूल गए हैं। रेहान को सब याद था पर नाटक करते हुए कहता है एल कौन सी बात बच्चा जो मैं भूल गया हूँ। भाई आपने मिस्टर कोठारी से बोला था ना कि हम उनके घर जाएंगे। रेहान कहता है एल मीरू बच्चा अभी थोड़ी देर से चले गए एल, मैंने उनको कॉल कर दिया है एल, वो अभी किसी जरूरी काम से बाहर है एल, 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सब बातें करते हुए मजे कर रहे थे एल। रेहान अबूर और बाकी सब से कहता है एल थोड़ी देर के लिए हमें किसी से मिलने जाना है एल, अगर आप सब भी आना चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं एल। अबीर तो चुप था पर बाकी एक साथ कहते हैं एल हाँ हम भी आएंगे। दिव्यता कहती है एल वैसे रेहान भाई आप जा कहाँ रहे हैं। बस यही 10 मिनट जे डिस्टेंस पर जो कोठारी मेंशन है एल, वहां मिस्टर विष्णु कोठारी से मिलने जा रहे हैं। बाकी सब एक साथ बोले नहीं आप ही जाए एल। रेहान तो बस उन्हें देखता रहा एल, अभी तो कह रहे थे चलेगे और अब नहीं एल, एक पल ने ऐसा क्या हो गया एल। वो कहता है अभी तो तुम सब चलने को रेडी थे एल और अब मना कर रहे हो एल। नीरव और मेहुल कहते हैं एल पहले हमें ये थोड़ी पता था कि आप शैतान के घर शैतान से ही मिलने जा रहे हो एल। सब कहते हैं वो जीता जागता शैतान है एल, इसलिए आप ही जाओ एल, और मेरी खुद की राय आपके और मीरा के लिए है कि आप दोनों भी मत जाओ। मीरा कहती है अरे तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो मिस्टर कोठारी के लिए एल, और वो तो बहुत अच्छे हैं एल, कल तो मुझे आइसक्रीम भी खिलाया एल, और फालतू बात कोई नहीं करेगा मिस्टर कोठारी के लिए एल, जल्दी सब रेडी हो जाओ एल, हम सन चलेंगे एल, कोई माना नहीं करेगा एल। अबीर भाई आप भी चल रहे हो एल। मिस्टर कोठारी किसी को कुछ नहीं कहेंगे एल, हिना भाई एल। मीरा रेहान को देखकर कहती है एल वो खुद नहीं जान रही थी कि उससे ऋषभ से मिलने की कितनी जल्दी थी एल, पर यह बात रेहान समझ रहा था। अबीर समेत सभी चलने को रेडी हो जाते हैं एल, कोई मीरा को मना कर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था एल। थोड़ी देर में सभी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं एल। हॉल में बैठे हुए सात्विक जी और बाकी सब जब बच्चों को हम कहीं जाने के लिए तैयार देखते हैं एल, तो कविश जी कहते हैं एल ये टोली किधर जा रही है एल, कोई बोले उससे पहले मीरा बोलती है एल मामू हम सब मिस्टर कोठारी के घर उनसे मिलने जा रहे हैं। कविश जी कहते हैं एल मिस्टर कोठारी एल, उन्हें समझ नहीं आता कौन मिस्टर कोठारी एल, तो वो कहते हैं केशव जी से या मनोज जी से। अरे मामू हम मिस्टर ऋषभ कोठारी से मिलने जा रहे हैं एल, मीरा कहती है। क्या एल, कविश जी और सत्य जी एक साथ बोलते हैं एल। अबीर और रेहान को पता था एल ऐसा ही रिएक्शन आएगा। अरे बच्चों मिस्टर ऋषभ से ऐसा भी क्या काम आ गया जो तुम लोग सीधे उनके घर ही जा रहे हो एल, सत्य जी बहुत ही चिंता के साथ कहते हैं। मीरा अब सबसे ऋषभ के लिए ऐसे रिएक्शन देखकर इरिटेट हो गई थी एल, वो कहती है एल ये क्या सब ऐसे क्या बोल रहे हो जैसे मिस्टर कोठारी बहुत बड़े हैवान हो या राक्षस हो एल। अरे इतने अच्छे हैं एल, कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं एल, मुझे तो इतना प्यार से समझाया एल, खाना भी खिलाया एल, आइसक्रीम भी खिलाया एल। जब सब मीरा की बातें सुनते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आता एल, सबकी नजरें रेहान पर थी एल, जिसे समझ रेहान हॉस्पिटल वाली सारी बात सबको बता देता है।
मीरा जे बारे में सुनकर सभी को दुख होता है एल, पर साथ में ऋषभ का मीरा की केयर करना अच्छा भी लगता है। सात्विक जी कहते हैं एल जाओ बच्चों लेट हो जाएगा एल, मिस्टर ऋषभ टाइम के बहुत पंचुअल है एल, उन्हें लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी हाँ बोलकर कोठारी मेंशन जे लिए निकल जाते हैं एल, वैसे भी कोठारी मेंशन ओबरॉय मेंशन से ज्यादा दूर नहीं था। 34 मीरा का पत्ता यूं ही कट। अबीर समेत सभी चलने को रेडी हो जाते हैं एल, कोई मीरा को मना कर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था एल। थोड़ी देर में सभी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं एल। हॉल में बैठे हुए सात्विक जी और बाकी सब जब बच्चों को हम कहीं जाने के लिए तैयार देखते हैं एल, तो कविश जी कहते हैं एल ये टोली किधर जा रही है एल, कोई बोले उससे पहले मीरा बोलती है एल मामू हम सब मिस्टर कोठारी के घर उनसे मिलने जा रहे हैं। कविश जी कहते हैं एल मिस्टर कोठारी एल, उन्हें समझ नहीं आता कौन मिस्टर कोठारी एल, तो वो कहते हैं केशव जी से या मनोज जी से। अरे मामू हम मिस्टर ऋषभ कोठारी से मिलने जा रहे हैं एल, मीरा कहती है। क्या एल, कविश जी और सत्य जी एक साथ बोलते हैं एल। अबीर और रेहान को पता था एल ऐसा ही रिएक्शन आएगा। अरे बच्चों मिस्टर ऋषभ से ऐसा भी क्या काम आ गया जो तुम लोग सीधे उनके घर ही जा रहे हो एल, सत्य जी बहुत ही चिंता के साथ कहते हैं। मीरा अब सबसे ऋषभ के लिए ऐसे रिएक्शन देखकर इरिटेट हो गई थी एल, वो कहती है एल ये क्या सब ऐसे क्या बोल रहे हो जैसे मिस्टर कोठारी बहुत बड़े हैवान हो या राक्षस हो एल। अरे इतने अच्छे हैं एल, कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं एल, मुझे तो इतना प्यार से समझाया एल, खाना भी खिलाया एल, आइसक्रीम भी खिलाया एल। जब सब मीरा की बातें सुनते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आता एल, सब की नजरें रिहान पर थी एल, जिसे समझ रिहान हॉस्पिटल वाली सारी बात सबको बता देता है। मीरा जे बारे में सुनकर सभी को दुख होता है एल, पर साथ में ऋषभ का मीरा की केयर करना अच्छा भी लगता है। सात्विक जी कहते हैं एल जाओ बच्चों लेट हो जाएगा एल, मिस्टर ऋषभ टाइम के बहुत पंचुअल है एल, उन्हें लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी हाँ बोलकर कोठारी मेंशन जे लिए निकल जाते हैं एल, वैसे भी कोठारी मेंशन ओबरॉय मेंशन से ज्यादा दूर नहीं था। ओबरॉय मेंशन ऋषभ 4 बजे से पहले ही मेंशन आ गया था एल, आज उसके बहुत जरूरी काम था एल, उनको कोर्ट जाना था एल अपने जमीन के केस के सिलसिले में जिसकी आज सुनवाई थी एल, लेकिन कल मीरा को मेंशन में इनवाइट किया था एल, और कोर्ट में पता नहीं कितना टाइम लग जाए तो उसने अपने लॉयर और असिस्टेंट को बोल दिया था एल कि वे दोनों पूरा ध्यान रखे एल। लॉयर ने सबूत तो सारे ऋषभ को बता दिए थे एल, तैयारी पूरी थी एल। ऋषभ को जल्दी घर पर देख किरण जी कहती है एल आज क्या बात है एल, द ऋषभ कोठारी इतनी जल्दी घर पर कोई खास कारण है क्या? जी दादी आज कोई गेस्ट आ रहे हैं एल, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया एल, ऋषभ ने बेपरवाही से जवाब दिया एल। घर वालों को ऋषभ के आया तरीके के रवैये की आदत थी एल, अगर उसका मन है तो वो जवाब देगा और अगर जवाब देने का मूड नहीं है तो वो सामने वाले की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है एल, सामने चाहे कोई क्यों ना हो उसके किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानवी जी जो अभी अभी अपनी किट्टी पार्टी से आई थी एल, उन्होंने जब ऋषभ के जल्दी आने का कारण सुना तो वो कहती है एल ऋषभ बेटा तुम कब से किसी के लिए टाइम निकलकर उसके आने का इंतजार करने लग गए एल, और ऐसे कौन से गेस्ट हैं जिन्हें तुमने घर तक बुला लिया है एल, आज दिन तक तुम्हारे डोटंजे अलावा कोई घर नहीं आया। मानवी जी को यूं किसी का घर आना पसंद नहीं आ रहा था एल, और सबसे बुरी बात लग रही थी एल कि उनका बेटा उनके लिए जल्दी घरे गया। ऋषभ सिर्फ इतना ही कहता है एल आई नो वेरी वेल अबाउट मी एंड माई गेस्ट सो यू डोंट टेक एनी टेंशन मोम एल, इतना कहकर वो लिविंग रूम में अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। मानवी जी अपने रूम में चली जाती है एल, उन्हें पता था ऋषभ की आदत ऐसी ही है एल, ज्यादा सवाल जवाब किए तो अभी उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाएगा। इधर व्योम कंचन मिताशा और नीरज घूमकर घर आ जाते हैं एल, व्योम घर में इधर उधर देखता है एल, कंचन उसकी नजर देख समझ जाती है एल कि व्योम की नजरें कैसे ढूंढ रही है। कंचन व्योम से प्यार से कहती है एल व्योम मीरा अब तक नहीं आए है एल, तुम तो उसे मुझसे ज्यादा जानते हो एल, वो मुझसे रखना ही नहीं चाहती है एल, इसलिए वो नहीं चाहती कि रिहान भाई मुझसे मिले बात करे एल, वो वैसे भी मुझे सौतेली कहती है एल, इतना कहकर भी अपनी आंखों से जबरदस्ती के 3-4 आंसू निकल देती है। व्योम को मीरा पर पहले से ही गुस्सा आ रहा था एल, अब कंचन की हालत देख कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था एल, उसने कंचन को नहीं रोने का बोल अपने हाथ से उसके आंसू पूछता है एल, उसे लगता है एल मीरा जान करके कंचन को परेशान कर रही है एल, कंचन मौके का फायदा उठाकर व्योम के गले लग जाती है एल, और इस तरह से शो करती है जैसे बहुत दुखी है। व्योम भी कंचन की हालत समझते हुए उसके सर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे चुप करता है एल, थोड़ी देर बाद कंचन व्योम से अलग होकर उसे कहती है एल सॉरी व्योम वो ध्यान नहीं रहा और मैं तुम्हारे गले, इतना कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। अरे कोई बात नहीं एल, तुम अभी दुखी थी एल, इट्स ओके एल, इतना कहकर व्योम एक बार फिर उसके आंसू पूछ लेता है एल, अच्छा कंचन अब मैं चलता हूँ मोम वेट कर होगी एल, बाय कहकर व्योम वहां से चला जाता है। कंचन जाते हुए व्योम को देखते हुए अपने आप से कहती है एल मीरा ही तुम्हारा सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त छीन रही हूँ एल, फिर जल्द ही तुम्हारा भाई और तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लूंगी एल, और तुम रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगी।
कंचन वही खड़ी थी कि उसके पास शीला आकर कहती है, एल तुमने रिहान को कॉल किया क्या, कब तक आएंगे? एल सुबह से गए हुए हैं। एल उस मीरा के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। एल दी दिन मजे करने दो। एल फिर तो रिहान ऑफिस जाएगा। एल तब देखती हूँ उस लड़की को। ओहो मोम, क्यों चिंता कर रही हो? एल डेड है ना। उस मीरा को सीधा करने के लिए एल आप मीरा पर से ध्यान हटाओ और रिहान भाई और मिताशा की शादी कैसे भी करके फिक्स करो। एल एक बार शादी हो गई तो मीरा का पत्ता यूं ही कट हो जाएगा। शीला कंचन को देखते हुए कहती है, एल तुम सही कह रही हो बेटा। एल आने दो रिहान को, अब बस शादी फिक्स होकर रहेगी। बाय बाय बाय। 35 च किसका फोन था? व्योम को मीरा पर पहले से ही गुस्सा आ रहा था। एल अब कंचन की हालत देख कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। एल उसने कंचन को नहीं रोने का बोल अपने हाथ से उसके आंसू पूछता है। एल उसे लगता है एल मीरा जान करके कंचन को परेशान कर रही है। एल कंचन मौके का फायदा उठाकर व्योम के गले लग जाती है एल और इस तरह से शो करती है जैसे बहुत दुखी है। व्योम भी कंचन की हालत समझते हुए उसके सर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे चुप करता है। एल थोड़ी देर बाद कंचन व्योम से अलग होकर उसे कहती है, एल सॉरी व्योम, वो ध्यान नहीं रहा और मैं तुम्हारे गले, इतना कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। अरे कोई बात नहीं एल, तुम अभी दुखी थी। एल इट्स ओके। एल इतना कहकर व्योम एक बार फिर उसके आंसू पूछ लेता है। एल अच्छा कंचन, अब मैं चलता हूँ, मोम वेट कर होगी। एल बाय कहकर व्योम वहां से चला जाता है। कंचन जाते हुए व्योम को देखते हुए अपने आप से कहती है, एल मीरा ही तुम्हारा सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त छीन रही हूँ। एल फिर जल्द ही तुम्हारा भाई और तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लूंगी। एल और तुम रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगी। कंचन वही खड़ी थी कि उसके पास शीला आकर कहती है, एल तुमने रिहान को कॉल किया क्या, कब तक आएंगे? एल सुबह से गए हुए हैं। एल उस मीरा के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। एल दी दिन मजे करने दो। एल फिर तो रिहान ऑफिस जाएगा। एल तब देखती हूँ उस लड़की को। ओहो मोम, क्यों चिंता कर रही हो? एल डेड है ना। उस मीरा को सीधा करने के लिए एल आप मीरा पर से ध्यान हटाओ और रिहान भाई और मिताशा की शादी कैसे भी करके फिक्स करो। एल एक बार शादी हो गई तो मीरा का पत्ता यूं ही कट हो जाएगा। शीला कंचन को देखते हुए कहती है, एल तुम सही कह रही हो बेटा। एल आने दो रिहान को, अब बस शादी फिक्स होकर रहेगी। अब आगे ऋषभ जो लिविंग हॉल में ही बैठा था, एल अपने लॉयर के कॉल का वेट कर रहा था। एल साथ अपने गेस्ट का भी। एल उसके दादाजी केशव जी आकर बैठ जाते हैं। एल वो आज के केस के बारे में पूछते हैं तो वो यही कहता है, एल अभी हियरिंग चल रही है। एल दादी किरण जी जो पहले से वही बैठी थी। एल वो कहती है, इतने साल हो गए हैं कोई नतीजा तो निकला नहीं। एल यूं ही आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। एल आपने किया, मेरे बेटे ने किया और अब मेरा पोता कर रहा है। किरण जी ये समय बर्बाद करना नहीं है। एल हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। एल जो गलत नहीं है। एल केशव जी गुस्से से कहते हैं। एल तभी एक गाड़ाकार कहता है, एल सर बाहर कुछ लोग आए हैं। एल जो कह रहे हैं एल उन्हें आपने मिलने बुलाया है। ऋषभ उस गार्ड से उन्हें अंदर लेन को कहता है। एल दादा दादी भी देख रहे थे। एल ऐसा पहली बार था कि ऋषभ किसी के आने पर पहले ही खड़ा हो गया। एल बाकी कोई अंदर आ भी जाए तब भी खड़ा नहीं होता है। मीरा पहले तो बहुत एक्साइटेड थी आने के लिए एल, पर अब अंदर जाने में उसे बहुत अजीब लग रहा था। एल उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। मीरा को ऐसे घबराता देख नेत्र कहती है, एल क्या मीरा दी आप तो ऐसे घबरा रही है एल जैसे अपने ससुराल जा रही है। नेत्रा के ऐसे कहते ही मीरा जल्दी से बोलती है, एल नेत्रु हम यहाँ सिर्फ मिस्टर कोठारी को जानते हैं। एल बाकी यहाँ किसी को नहीं जानते हैं। एल इसलिए थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। एल अपने दिमाग को इतना मत दौड़ाया करो। एल थक जाएगा बेचारा। एल अब सबसे पहले हम ही अंदर जाएंगे। एल क्योंकि मीरा किसी से नहीं डरती है। एल है ना भाई। मीरा रेहान को देखते हुए कहती है। रेहान उसके सर पर प्यार की थपकी देते हुए कहता है, एल हाँ मेरा बच्चा। मीरा का अब डर गायब हो गया और वो जल्दी से अंदर की ओर बढ़ गई। एल बाकी सब पीछे ही रह गए। एल कोठारी मेंशन कोई छोटा मोटा घर नहीं था। एल कई वर्ग में फैला एक आलीशान महल था। एल जिसके गेट से अंदर जाने का रास्ता भी लंबा था। मीरा को ध्यान ही नहीं रहा कि वो बाकी से आगे है। एल दिविता रेहान से कहती है, एल भाई मीरू दी ज्यादा आगे चली गई है। एल जल्दी चलो। इधर मानसी को किरण जी ने शाम की पूजा की तैयारी का कहा था। एल वो वैसे भी किरण जी और मानवी जी बातों का जवाब कम ही देती थी। एल सुबह और शाम की पूजा की तैयारी वो बिना कहे कर देती थी। एल इतने साल जो ही गए पर फिर भी किरण जी रोज कहती जैसे याद दिलाती हो। मानसी ने सर्वेंट को गार्डन से फूल लाने भेज दिया। एल मीरा जल्दी जल्दी चल रही थी। एल जैसे वो किसी से डरती नहीं है। एल वो ऐसे ही अंदर आ जाती है। एल सामने ऋषभ खड़ा था। एल दादा दादी वही सोफे पर बैठे थे। एल मीरा ऋषभ को एकदम अपने सामने देखन कर सीधी खड़ी हो जाती है। एल जिससे ऋषभ के फेस पर स्माइल आ जाती है। एल दादी धीरे से दादा को कहती है, एल आपका ऋषु मुस्कुराता भी है। एल आज पता चल गया।
मीरा को जैसे ही रिहान और बाकी भाई बहनों का ध्यान आता है एल वो एकदम पीछे मुड़कर देखती है एल तो सर्वेंट जो पूजा के फ्लो की बास्केट पकड़ा हुआ था एल मीरा के एकदम मुड़ने से वो बास्केट ऊपर की ओर उछाल जाती है एल और सारे फूल मीरा पर गिर जाते हैं एल ऋषभ जो मीरा के पास आ रहा था एल उसके ऊपर भी कुछ फूल गिर जाते हैं एल मीरा तो डर के मारे चुपचाप खड़ी हो जाती है एल उससे भी ज्यादा डरा हुआ वो सर्वेंट था एल उसे देख मीरा कान पकड़कर सॉरी बोलती है एल कहती है मुझे ध्यान नहीं था एल सॉरी आपके सारे फूल गिर गए। घर के बाकी मेंबर्स जो शाम की चाय के लिए अपने अपने रूम से नीचे आ रहे थे एल और जो मीरा के साथ आ रहे थे एल वो सब स्टेचू की तरह खड़े होकर मीरा और ऋषभ पर फूलों की बारिश देख रहे थे। मीरा की नज़र जब वहां पर खड़े बाकी लोगों पर जाती है एल तो वो किरण जी को देखते हुए जल्दी से बोलती है एल सॉरी दादी जी ये सब गलती से हो गया एल मैंने जानबूझकर नहीं किया एल सच्ची आप भाई से पूछ लो एल मीरा बेचारी सी शक्ल बनाते हुए रिहान की तरफ मदद की उम्मीद से देखती है। रिहान आगे आकर सभी से नमस्ते करता है एल तब सब रिहान की आवाज से होश में आते हैं। ऋषभ रिहान से मिलता है एलमीरा और बाकी सब भी आ जाते हैं। एलमीरा ऋष को देखकर कहती है मिस्टर कोठारी मैं और भाई दोनों ही नहीं आए हैं एल आपने इनवाइट तो हमें ही किया था एल पर मैं अपने भाई बहनों को भी ले आई हूँ एल वो तो आ ही नहीं रहे थे एल वो बोल रहे थे एल आपसे सब डरते हैं क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है एल पर मैंने कहा मिस्टर कोठारी तो बहुत अच्छे हैं एल मुझे खाना खिलाया दवाई दी और टेस्टी टेस्टी खुद के हितेल की आइसक्रीम भी खिलाए एल फिर देविता नेत्रा और बाकी को बोलती है एल देखो मैंने सही कहा ना मिस्टर कोठारी कुछ नहीं कहेंगे एल सब आगे आते हैं। ऋषभ की नज़र तो मीरा से हट ही नहीं रही थी एल तभी मनोज जी आगे आकर रेहान के बारे में पूछते हैं। रेहान कहता है एल अभी 2 दिन पहले ही मिस्टर ऋषभ से मुलाकात हुई थी एल उन्होंने मेरी बहन की जान बचाई थी एल मैं तो हॉस्पिटल बाद में पहुंचा तब तक इन्होंने ही उसकी देखभाल की एल थोड़ी दूर ही मेरे नाना जी का मेंशन है एल वहां आए तो यहाँ मिलने आ गए। वैसे बरखुरदार क्या नाम है आपके नाना जी का एल केशव जी रेहान से पूछते हैं। रेहान कहता है एल मिस्टर सात्विक ओबरॉयल। रेहान का इतना बोलना हुआ कि मानसी बोलती है एल तुम रेहाना के बेटे हो एल वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एल इतना कहते ही उनकी आंखें नम हो जाती है एल जिन्हें वो जल्दी से पोंछ लेती है। आंटी आप मेरी मोम के बारे में सब कुछ जानते होगे एल और आपने तो बहुत टाइम उनके साथ सार किया होगा एल पर मैंने और भाई ने तो बहुत कम वक्त बिताया उनके साथ एल मैं तो बहुत छोटी थी एल जब मोम हमें छोड़कर चली गई एल मीरा बहुत ही दुखी होकर कहती है। मीरा बात सुनकर सभी को दुख होता है एल पर एक बात की खुशी थी कि इनका खड़ूस बेटा मुस्कुरा रहा था। किरण जी मानवी जी और मानसी से कहते हैं एल अरे सवेंथ से बोलो नाश्ता लाए एल वैसे भी हम सभी की चाय का भी टाइम हो गया है एल मानसी जी किचन की तरफ चली जाती है। ऋषभ का छोटा भाई मीरा को कहता है एल अरे ब्यूटीफुल तुम दुखी अच्छी नहीं लग रही हो एल। मीरा रेहान की तरफ देख अपने बाल सही करती हुए कहती है एल भाई क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ एल। रेहान तो सिर्फ आंखों से अच्छी लगने का इशारा करता है एल पर हमारे ऋषभ बाबू एल अपने खोया हुए अंदाज में कहते हैं एल तुम बहुत अच्छी लग रही हो एल ये मिलन तुमको पागल बना रहा है। सच्ची मैं अच्छी लग रही हूँ एल मीरा ऋषभ को देखते हुए कहती है एल फिर मिलन से कहती है एल देखो मिस्टर कोठारी कह रहे हैं मैं अच्छी लग रही हूँ एल आप मुझे पागल बना रहे हैं। तभी ऋषभ को ध्यान आता है और वो सीधा बैठ इधर उधर देखने लगता है। ऋषभ किचन के हेड सर्वेंट को कुछ मैसेज टाइप करता है एल तो वो सर्वेंट बाहर आकर मीरा से पूछता है एल मैम आपको आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद है एल मीरा रेहान को देखती है एल जैसे छोटा बच्चा परमिशन मांग रहा हो एल रेहान पल के झपकाकर हाँ करता है। मीरा कहती है एल अंकल मुझे चॉकलेट एंड पाइनएप्पल फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है एल लेकिन आप मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो एल बाकी से बुई तो पूछो। वो सर्वेंट ऋषभ की तरफ देखता है एल ऋषभ आंखों से हाँ का इशारा करता है एल तो वो बाकी सबसे पूछ लेता है। ऋषभ तभी अपनी दादी से कहता है एल आज शाम की चाय की जगह जो आइसक्रीम खाना चाहता है एल वो खा सकता है। किरण जी घूरकर ऋषभ को देखती है एल जैसे कह रही हो अब तो खिलाएगा ही एल वो कब से ऋषभ की सारी हरकतें नोटिस कर रही थी एल वो क्या बाकी घरवाले भी यही कर रहे थे। सवेंथ सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं एल पर सबसे पहले मीरा को सर्व करते हैं। मिलन जो सब देख रहा था एल मन ही मन खुश हो रहा था एल उसे अपने भाई को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही मनोज जिन और केशव जी अभी रेहान मेहुल और बाकी सबसे बातें कर रहे थे एल सात्विक जी अपने जमाने के बड़े बिजनेसमैन थे एल और अब कविश जी का नाम भी बिजनेस वर्ल्ड में फेमस था एल तो मनोज केशव जी उन सबसे फैमिली और बिजनेस की बातें ही कर रहे थे। और हमारी मीरा तो दादी और मानसी जी से गप लगा रही थी एल मानवी जी भी थोड़ी बहुत बातें कर रही थी एल ऋषभ की छोटी भान समीरा भी वही थी एल पर वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी एल बस अपने मोबाइल चला रही थी। वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे एल की मनोज जी के फोन की रिंग बजती है एल वो एक्सक्यूज मी बोलकर एक तरफ चले जाते हैं एल कुछ मिनट तक बात करते हैं एल पर जब सामने वाले की बात सुनते हैं एल तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है एल वो जल्दी से कॉल कट कर डैड कहते हुए लिविंग हॉल में आते हैं।
जो सब आपस में बातें कर रहे थे एल एकदम चुप हो जाते हैं। केशव जी जल्दी से कहते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो एल, और अब कुछ बोल भी नहीं रहे हो एल, बूट बनकर खड़े हो एल, अब बोलोगे भी या यूं ही खड़े रहना है? ये आज का सवाल आप लिए कि किसका कॉल था जो मनोज डैड डैड चिल्लाते हुए आए। इस सवाल की जवाब नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा। आज के लिए इतना, हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू।